हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं प्रक्रिया। आई होप ये चैप्टर आप लोगों ने पहले से रीड किए होंगे, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो के लास्ट में एक कहानी आप सबके लिए है, तो अंत तक बने रहिए और उसे सुनकर ही इस क्लास को ख़त्म कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। जो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वह किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में है फेन उत्पादन विधि, ऑप्शन बी में है जारन, ऑप्शन सी में है कृत, ऑप्शन डी में है कार्बन के द्वारा अवकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्षय रोग है, उसको ठीक करने के लिए कौन से एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये जो दवा है एंटीबायोटिक है जिसके थ्रू क्षय रोग को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्वों को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है वह है ऑप्शन डी, विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन द्वारा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से धातु है जो अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर जो प्राप्त किया जाता है वो कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एजी। एजी है जो मतलब धातु है जो अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अर्धचालक है उनके रूप में उपयोग के लिए जो जर्मेनियम है उसका शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रक्षेत्र शोधन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है। इसमें पूछा गया है कि कौन सल्फाइड अयस्क है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैलेना है जो सल्फाइड अयस्क है। अगर आप लोग को इन सभी का आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बताइए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विद्युत स्विच है उनका निर्माण किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, बैकेलाइट से विद्युत स्विचों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध रूप से उपस्थित होता है। जो कच्चा लोहा होता है उसमें कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में मतलब उपस्थित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन है जो सबसे अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है कच्चे लोहा में। ऑप्शन सी राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है। आप लोगों ने इनका आंसर दे दिए होंगे। अब देखिए कि आप लोगों ने इनका आंसर सही दिया या फिर रॉन्ग। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 होती है हाइड्रोजन बंध की संख्या। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण 4m + 8 Cn- प्लस 2H2O + O2 की अभिक्रिया कराया जा रहा है। तो प्राप्त हो रहा है 4MCn ट्वाइस प्लस 4OH-, ये प्राप्त हो रहा है। उसमें धातु M क्या होगा? इस समीकरण में जो पूछा गया है, ये जो यहाँ पे है धातु M, वो क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी Au होगी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतः अपचयन विधि से निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? जो अपचयन विधि है उससे किस धातु का निष्कर्षण कराया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा वो धातु है जिसका निष्कर्षण अपचयन विधि से कराया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए Au तथा Hg का Hg धातु है जिसका अपचयन विधि से निष्कर्षण कराया जाता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है, जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक जटिल आयन का निर्माण होता है। जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तब एक जटिल आयन का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है गुरुत्व पृथक्करण किस विधि से संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। गुरुत्व पृथक्करण किस विधि से संदर्भित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, केलेमाइट को, हेमेटाइट को, फिर कल्थोपाइराइट को या फिर बॉक्साइट को। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही जवाब है। कमेंट में बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। तब तक क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण समीकरण लीचिंग विधि से किया जाता है? निम्न में से कौन सा जो अयस्क है जिसका सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, एजेंटाइड अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अपचयन विधि है उनमें वो किस धातु में निष्कर्षण नहीं कराया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, Fe। Fe वो धातु है जिसका निष्कर्षण नहीं कराया जा सकता है अपचयन विधि से। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे यह क्वेश्चन होता कि निम्न में से कौन अपचयन विधि से निष्कर्षण कराया जाता, किस धातु का निष्कर्षण अपचयन विधि से कराया जाता, तब यहाँ पे होता Hg, Cu या फिर Pb। ये 3 होते जिसका निष्कर्षण अपचयन विधि से कराया जाता। तो दोनों याद करते चलिए। तब तक बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फेन उत्प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। शनिवार से कराया जाता है, बॉक्साइट से कराया जाता है, मालाकाइट से या फिर जिंकाइट से? तो इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में था गुरुत्व पृथक्करण किस विधि से संदर्भित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और इनमें आंसर सही ढूंढना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेमाटाइट को गुरुत्व पृथक्करण विधि से हेमेटाइट को संदर्भित किया जाता है। तो देख लीजिए आप लोग का सही है या फिर रॉन्ग। तो तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होगा? मालाकाइट जो अयस्क है उनका सूत्र क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3। ये होगा मालाकाइट का रासायनिक मतलब अयस्क का सूत्र। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है
इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? ये जो इस्पात है उसको लाल तप्त कर, मतलब उसको लाल मतलब बहुत हीट किया जाता है। जब लोहे को गर्म किया जाता है तो वो लाल लाल जैसा हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा करने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, एनीलिंग कहते हैं। इस विधि को एनीलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना से Cu तथा Ag अशुद्धि को बाहर किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? सोना से Cu और Ag को जो अशुद्धि होती है उसे बाहर किया जाता है। तो जो ये किया जाता है वह है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों से किया जाता है। ऑप्शन डी राइट है। बी में है अशुद्ध सोना को सांद्र H2SO4 के साथ उबालकर, और दूसरा है विद्युतीय विधि से। ये दो विधि से Cu तथा Ag अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है सोना से। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। जो कार्बन अपचयन विधि है उससे किसे निष्कर्षित किया जाता है? तो Fe है जिसका निष्कर्षण कार्बन अपचयन विधि से किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 था, फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का संघनन किया जाता है? शनिवार, बेकेलाइट, मालाकाइट या फिर जिकाइट। आई होप आप लोगों ने इनका आंसर कमेंट में दिया होगा। अब देखते हैं इनका सही जवाब। तो ऑप्शन ए राइट है, शनिवार। फेन उत्प्लावन विधि से शनिवार अयस्क का संघनन किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट है। आप लोग मिलाइए, आपने सही दिया या फिर रॉन्ग। तब तक बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फेन प्लावन विधि से संघनन नहीं होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सल्फाइड अयस्क का, निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फेन उत्प्लावन विधि से संघनन नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एजेंटाइड। सल्फाइड अयस्क का फेन उत्प्लावन विधि से संघनन नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है Ag2, यहाँ पे Ag2 दिया गया है। Ag2S में Ag के जो निष्कर्षण है वह किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है निष्कर्षण में? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, O2 की उपस्थिति में NaCN का उपयोग किया जाता है जब Ag के निष्कर्षण किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। जब आग बुझाया जाता है उसके उपयोग में कौन सा पदार्थ लाया जाता है? इनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग आगे देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2O का अपचयन होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो सल्फाइड अयस्क है उससे कॉपर के, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से Cu2O का अपचयन होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, Cu2S होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मशोषी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, CaCO3 का अभिक्रिया कराया जा रहा है, तब वहाँ पे जो प्राप्त होगा CaO प्लस CO2 ये प्राप्त होता है अभिक्रिया ऊष्मशोषी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में पूछा गया, फर्स्ट है निष्पादन, ऑप्शन बी में जारण, ऑप्शन सी में है प्रद्रवण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि अयस्क में जो अशुद्धि होती है, गंध अशुद्धि, खराब अशुद्धि जो होती है उसको हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में जो गर्म करने की विधि होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, जारण। उस विधि को हम लोग जारण कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? निम्न में से जो धातु होते हैं किस धातु है, कौन से धातु है? Al है, Bi है या फिर Sn है या फिर Pb है? ये निम्न में से कौन से धातु है जो विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम है वो धातु जो विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इनका आंसर कमेंट में बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आग बुझाने के उपयोग में लाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, CCl4। ये होगा आग बुझाने के लिए उपयोग में लाने वाला पदार्थ। तो ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 28। तो 28 में है जिरकोनियम। जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न में से किस प्रकार से किया जाता है? यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है Zr, ये अशुद्धि है, प्लस 2L2, यहाँ पे छोटा 2 होगा, ऐसे होगा 2L2 ये होगा, और उसे जो हीट किया जाता है 523 K पर। अब यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है ZrL4 ये हो रहा है मतलब 1800 K पर। Zr शुद्ध हो गया प्लस 2L2, इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न प्रकार से किया गया है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन दिखाया जा रहा है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वार्कले फेल कहेंगे, वैन वार्कल फेल कहेंगे इस विधि को। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन वार्केल विधि से शुद्ध किया जाता है किसे? ऑप्शन ए में है Ni तथा Fe को, ऑप्शन बी में Ga तथा Sn को, ऑप्शन सी में है Zr तथा Ti को, ऑप्शन डी में है Ag तथा Au को। तो ऑप्शन जो सही जवाब होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी, Zr तथा Ti को शुद्ध किया जाता है वैन आर्कले विधि से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त करता है? निम्न में से कौन सी विधि है जिसमें द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कास्टनर। कास्टनर विधि है जिसे द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जा सकता है। तब तक बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में क्या होता है? जो जिंक होते हैं उनके विद्युत शुद्धिकरण में क्या होता है? ऑप्शन ए में ग्रेफाइट का एनोड होता है, ऑप्शन बी में है अशुद्ध जिंक का कैथोड होता है, ऑप्शन सी में है धातु आयन एनोड पर अपचयित होता है, ऑप्शन डी में अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है फफोलेदार कॉपर है और अशुद्धि कॉपर, Cu मिश्रित धातु या फिर कॉपर शुद्ध कॉपर या फिर कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि होती है। तो ये जो फफोलेदार कॉपर है उसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहती है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, अमालगेमिनेशन विधि द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है तो मोर्स विधि होता, वैन आर्कले विधि होता या फिर द्रवीकरण विधि। ये तीन जो है वो अशुद्ध धातु को शुद्ध कर देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से विधि है जो अशुद्ध धातु को मतलब शुद्ध नहीं कर सकता है? तो वह है अमालगेमिनेशन विधि है जो अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं कर सकता। तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, Fe धातु है जो विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वैवावशीय
लोहा सबसे अधिक शुद्ध रूप से होता है? इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है व्यावसायिक लोहा सबसे शुद्ध रूप में होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी। पिटवा लोहा जो होता है वह व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन रेफलिंग विधि से द्रवित जोन क्या रहता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी। धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक अधिक रहती है। जोन रेफलिंग विधि के जो द्रवित जोन है वह धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक अधिक रहती है। ऑप्शन सी राइट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में क्या होता है? तो ये जो होता है अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में प्रद्रव विधि को व्यक्त करता है। ये 4 समीकरण दिए हुआ है और कौन है जो द्रवण विधि को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा। ये जो है द्रवण विधि को व्यक्त करता है Fe2O3 + 3C। अब उससे जो प्राप्त होता है वह 2Fe + 3CO ये प्राप्त होता है और ये प्रद्रवण विधि को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है निकेल के शुद्धिकरण की विधि जो होती है Ni+4CO और यहाँ पे है 320 के NiCO 4420 के Ni+4CO। ये जो अभिक्रिया है वह क्या कहलाएगा? ये सब क्रिया जो कराया जा रहा है वह निकेल के शुद्धिकरण की विधि है, तो ये क्या कहलाएगा? तो जो ये कहलाएगा वह है मॉन्ड विधि कहलाएगा। ऑप्शन जो सही होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaAgCN ट्वाइस से Ag प्राप्त करने के लिए किस धातु से प्रतिक्रिया कराई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किसमें Ca तथा Mg दोनों उपस्थित होते हैं? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें Ca यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी डोलोमाइट है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कालाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है। जो क्लाइट होते हैं उसमें विद्युत विच्छेदन से क्या प्राप्त होता है? तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम तथा Cl2 ये प्राप्त होता है क्लाइट के विद्युत विच्छेदन से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस धातु के धातुक्रम में क्यूप्लेशन विधि का उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सी धातु है उसके धातुक्रम में क्यूप्लेशन विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन होगा डी Ag धातु है उसके धातुक्रम में क्यूप्लेशन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना आसानी से घुल जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सांद्र HCl में, सेकेंड है सांद्र IiNO3 में है चलिए KCN+O2 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है उनका आंसर कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में कौन सेट सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन होगा सी गन मेटल Cu+Zn+Sn ये सेट एकदम सही है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कन्वर्टर में होने वाली प्रतिक्रिया क्या है या फिर कौन है? तो सही जवाब जो है वह है ऑप्शन ए 2Cu2O + Cu2S एरो मतलब जो उत्पादन प्राप्त होता है 6Cu + SO2 ये प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में किस धातु के निष्कर्षण में Al का उपयोग किया जाता है?
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा धातु है जिसके निष्कर्षण में एल यानी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, बी और सी। बी में है Mn और सी में है Cr। ये दो धातु है जिसके निष्कर्षण में एल का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सोना आसानी से घुल जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है सोना आसानी से घुल जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, जलीय के Cn+O2। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है फैन उत्प्लावन विधि से सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कोलेक्टर्स हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, नारियल के तेल है जो मतलब उपयोग में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन जो सही होगा वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन झाग स्टेबिलाईजर का कार्य करता है। निम्न में से कौन से क्षार है जो स्टेबिलाईजर का कार्य करता है, तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। ए में है क्रेसॉल और बी में है एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है शनिवार है, इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है जारन यानी रोस्टिंग का मुख्य कार्य है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, बी और ए और बी दोनों। ए में है अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करना और बी में उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना, ये रोस्टिंग का मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है शनिवार है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, HGS, ये शनिवार है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तब तक देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोई खनिज अयस्क कहलाता है, यदि वो क्या होगा, यदि धातु क्या होंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा यदि धातु इसे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है तब कोई खनिज अयस्क कहला सकता है। तब तक बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु लवण के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, Mn। ये धातु है जो लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क के संघनन की विधि क्या है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, झाग प्लवन। ये है सल्फाइड अयस्क के संघनन की विधि, तो ऑप्शन ए राइट होगा। बढ़ते हैं आगे, मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, धातु शोधन हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाराइट से धातु पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल क्या बना होता है। पायराइट से जो कॉपर का निष्कर्षण होता है उनके दौरान प्राप्त धातुमल क्या बना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, FeSiO3 बना होता है, तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बॉक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है। बॉक्साइट के जो शोधन में प्रयुक्त विधि है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निक्षालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है धातु क्रम में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धियाँ कहलाती है। धातु में प्रयुक्त जो खनिजों की मृदा होती है वह अशुद्धियाँ कहलाती है, वह है धात्री, वह धात्री है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, बी और सी दोनों है, ए और बी दोनों है। ए में है विद्युत लोपन में और बी में है विद्युत शोधन में, सही जवाब जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक आर्थर विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए,
एजी मैक आर्थर जो विधि है वह एजी के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर था है, लेकिन मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए कुछ सरप्राइज है। तो चलिए, तो दोस्तों हमने कहा था कि वीडियो के लास्ट में कुछ लाइन आप सबके लिए है, हो सकता है वो कहानी है। तो ये सच में कहानी है, टाइम मोटिवेशनल स्टोरीज है, तो वो आप सबके लिए है। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी का दूसरा जो नाम होता है वह होता है मुसीबत। यानी जो ज़िंदगी होती है हर वक्त मुसीबत से घिरी होती है। हमारे जीवन में मुसीबत आती ही रहती है। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई इसका डट कर सामना करता है। बहुत से लोग इन मुसीबतों से टूट जाते हैं। बहुत से जो लोग होते हैं वह जब मुसीबत आती है तो टूट जाते हैं और उन्हें मोटिवेशनल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो इंसान इस मुसीबत से बिना किसी डर के सामना कर निकल सके। तो आज हम यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरी कर रहे हैं। इस स्टोरी से आपके जीवन में कुछ नया करने का जोश जागेगा। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। तो हमारी ज़िंदगी छोटी छोटी समय में बटी हुई होती है। हमारी जो ज़िंदगी होती है वो छोटी छोटी भागों में बटी होती है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन होते हैं, कई घंटे होते हैं, कई मिनट होते हैं और कई सेकंड भी होते हैं। परंतु जो कुछ लोग होते हैं वो इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते, और जब वो सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों एक कहानी आप सबके लिए है, तो अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक गांव था, वहाँ पे एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक बेटा भी थे। एक गांव था जहाँ पे एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी भी थी और 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। उसकी पत्नी दूसरे के घर में काम करके अपना परिवार का खर्चा चलाती थी। जो उसकी पत्नी थी वो दूसरे के घर में काम किया करती थी, पोछा मारती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी। उससे जो पैसा मिलता था वो अपना परिवार चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, वो जो गरीब आदमी है उसका नाम रामू था। रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरे के साथ अपने समय बर्बाद किया करता था। जो रामू था वह नशीला था, वो शराब पीता था और दूसरों के साथ समय खराब करता था, बर्बाद करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखाई देता था तो कहीं लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। वो जो रामू था वो कहीं इधर उधर कहीं ताश खेलता था तो कहीं दूसरे के घर में गपशप किया करता था। अपने परिवार का ख्याल उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। वो अपने परिवार के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। मानो जो ऐसा फील हो रहा था उसकी पत्नी को या फिर उसके गांव वालों को कि उसके जो माता पिता थे उसकी शादी करा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन बेचारी जो उसकी पत्नी थी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। और उसकी जो पत्नी थी वह दिन रात दूसरे के घर में काम करती थी, पोछा मारती थी, बर्तन धोती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे ही रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरे के वहाँ काम करने जाती थी। लेकिन रामू को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। रामू जो था वो दिन भर समय को बर्बाद करता था और जब शाम होता था तो वो घर शराब पीकर आकर और घर में अपनी पत्नी पर जोर जोर से चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी जो पत्नी थी वो करे भी तो क्या, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता, जो रामू था उसको जो कोई भी समझाता, जैसे उनके गांव के लोग समझाता तो रामू कुछ काम कर लो, पैसा कमा लो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उसकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था। जब उसके गांव के लोग उन्हें समझाते तो जो रामू था उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या है,
मैं कुछ भी करूँ, मैं अपना जीवन, ये मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूँ, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या, तुम्हें क्या उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी करूँ। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे, जब वो रामू डांटता था, बिगड़ जाता था, इसके कारण जो गांव के लोग थे इसे इससे इस विषय पर बात नहीं करता था कि तुम कमा लो, ये सब बात करना छोड़ दिए थे गांव के लोग। वह सुबह खा पी कर निकल जाता था और रात में शराब पी कर आता था और अपने बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अधिक खतरनाक थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के। आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो पूरे संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति में अत्यधिक खतरनाक हो गया। वो है कोरोना, यानी कोविड-19। हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। तो वो जो बीमारी था वो बहुत ही खतरनाक है। अभी अभी भी हम लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। तो जो कुछ दिनों के बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। सरकार द्वारा लॉकडाउन भी लगाया गया। दोस्तों, हम लोगों ने इस लॉकडाउन परिस्थिति से भी गुजरे हैं। तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे से वहाँ आना जाना बंद हो गया था। जो रामू था वहाँ पे जब लॉकडाउन लग गया, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, तो उस परिस्थिति में सबको आना जाना बंद हो गया, लोगों से मिलना बंद हो गया। रामू का सारे काम, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ सब बंद हो गई थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा क्योंकि उसकी पत्नी रोज कमाने जाती थी। वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से वह मर न जाए। उसकी जो पत्नी थी उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि अगर हम किसी और के यहाँ काम करने जाएंगे तो वह बीमारी हमें भी हो जाएगा और हम मर जाएंगे। ये सही भी था। तो लोग उसे, अब इसमें इतना बड़ा बीमारी है कोरोना वायरस, तो उस बीमारी के कारण घर में जो उसकी पत्नी थी वो काम करने जाती थी, वहाँ से भी बोला गया कि अब तुम काम करने मत आओ। तो लोग अब उसे काम करने के लिए बुलाना भी बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक भी दाना नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे भी थे। अब वह करे तो क्या करे। उसका जो छोटा बेटा था, जो रामू का छोटा बेटा था, वह बीमार हो गया। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। अब जब उसके परिवार, वो तो पहले दिन भर घर से बाहर रहता था, अब वो घर में रहने लगा लॉकडाउन के कारण। अब घर में जो रहने लगा वो घर की परिस्थिति मतलब धीरे धीरे देखता गया और समझता गया। जब उसके बच्चों की तबीयत खराब होने लगी तो रामू को समझ में आया कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसके बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए सोचा। उसने अपने बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जो गांव वाले से पैसे मांगने के लिए गया, रामू जो था वह गांव वालों से पैसे मांगने के लिए गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहते तो हम लोगों को ही जली कुटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसा कहाँ से आए। यही कहकर सब लौटा देते थे रामू को। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी जो पत्नी थी वह जहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ से पैसे इकट्ठे किए और अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। रामू अपने बच्चों को रामू अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या हो सकता था वो सब लगाकर चेक किए। तब उसका बेटा मर चुका था। जिस वक्त वो अपने बेटों को लेकर के गया था उस समय ही उसका बेटा मर गया था। डॉक्टर ने बहुत सारी जाँचें की, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डॉक्टर साहब ने यह बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चों को 10 से 15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका। यह बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन निकल गई।
जैसे में एक कहावत है ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, वो तो वही जो था वह यह सुनकर रामू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह रोने लगा। उसने कहने लगा, सब मेरी गलती है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ अपना समय बर्बाद करता गया। यदि आज मैं कमाता, मेरे पास पैसे होते, मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल जल्दी ले आता और मेरा जो बेटा था वह बच जाता। मैं अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन की तो दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकेगी। इस कहानी में अगर रामू पहले काम करता होता तो उसके पास पैसा होता और वह अपने बच्चों के बेटे के इलाज के लिए पहले पहुंच जाता और आज उसका बेटा बच जाता। तो दोस्तों, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करिए और कभी भी उसका दुरुपयोग मत कीजिए, गलत उपयोग मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।